हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी और आज के इस वीडियो में हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। इसके द्वारा आपको इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे इन एमसीक्यूज की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट रूल्स अंडर आर्टिकल 356 रिमेन वैलिड इन अ स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ। तो आपको ये बताना है कि आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वो मैक्सिमम कितने समय के लिए वैलिड रह सकता है किसी भी स्टेट में। तो ये मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको पीरियोडिक अप्रूवल्स की आवश्यकता होती है दोनों हाउसेस के द्वारा। एक बार में यह 6 महीने के लिए लगाया जाता है और हर 6 मंथ में इसको पुनः से अप्रूव करने की जरूरत होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जजमेंट इन द एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पर्टेन ब्रॉडली टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है जो जजमेंट आया था एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो किस आर्टिकल के लिए आया था। तो जो आया था वो आर्टिकल 356 से रिलेटेड था। एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था ये इसको डिसाइड किया गया था 9 जज के बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1994 में। इसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया था आर्बिट्री डिसमिसल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356, यानी आर्टिकल 356 के तहत जो आर्बिट्री डिसमिसल किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट्स को, कई स्टेट्स में ऐसा देखा गया, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई थी एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो 1994 में हुआ था। तो ये ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी केस का ईयर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इमरजेंसी प्रोविजन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है, तो ये याद रखिएगा पार्ट जो है तो 18 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस को दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो 18 है इसमें आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है, जिसमें आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है 356 के तहत जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया चेंजेस इनटू है। तो इमरजेंसी के दौरान जो फेडरल स्ट्रक्चर्स है इंडिया का वो किस में चेंज हो जाता है, कॉन्फेडरेशन, सोशलिस्ट सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो फेडरल स्ट्रक्चर्स चेंज होता है यूनिटरी सिस्टम में, क्योंकि यूनियन के पास सभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो पावर है वो आ जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 यूनिटरी सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑब्जर्व्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी बोथ फेडरल एंड यूनिटरी डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। ये किसने ऑब्जर्व किया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें फेडरल का फीचर्स भी पाया जाता है, यूनिटरी दोनों का फीचर्स पाया जाता है, लेकिन ये सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। जब इमरजेंसी प्रोविजन लगता है, इम्पोज होता है, तो हाँ यूनिटरी फीचर्स हमको देखने को मिलता है, बाकी नॉर्मल सिचुएशंस में हमें फेडरल फीचर्स दिखाई देता है। तो ये किसका ऑब्जर्वेशन था, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पर थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल और यूनिटरी दोनों तरह से देखते हैं और ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। नॉर्मल टाइम पे फेडरल की तरह सिस्टम की तरह फंक्शन करता है, जबकि इमरजेंसी में ये यूनिटरी सिस्टम की तरह शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है उसके बारे में। द इम्पोजिशन ऑफ एन इमरजेंसी कैन कर्टेल फंडामेंटल राइट्स। तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उसका जब इम्पोज होता है तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, ये बात सही है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर आर सुप्रीम ओवर द स्टेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट से सुप्रीम हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। इमरजेंसी प्रोविजंस अलाउ परमानेंट शिफ्ट फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी गवर्नेंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस
आपको परमानेंट शिफ्ट की बात करता है, फेडरल जो सिस्टम है उसको यूनिटरी सिस्टम में, ये इनकरेक्ट है। परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी टाइम के लिए इमरजेंसी प्रोविजन शिफ्ट कर देता है, जो फेडरल फीचर्स है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के उसको यूनिटरी गवर्नेंस में चेंज कर देता है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। Emergency provisions are designed to safeguard the integrity and security of the nation। तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि इंडिया की या नेशंस की जो इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी है उसको सेफ गार्ड किया जा सके, उसको सेफ किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सकते। ये बात भी सही है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट थे। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। थर्ड नंबर यहाँ पर ऑप्शन जो है तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है उनको आपको देखना है, समझना है और फिर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। नो प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी कैन बी मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स रिकमेंडेड टू हिम इन राइटिंग दैट सच प्रोक्लेमेशन शुड बी इशूड। यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी प्रोक्लेमेशन या इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब तक कि उन्हें यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कैबिनेट रैंक के हों, जिसको हेड कर रहे हों प्राइम मिनिस्टर, उनको रिकमेंड ना करें, प्रेसिडेंट को लिखित रूप से यह ना कहें कि इमरजेंसी लगाया जाना है, तब तक प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति उस प्रकार की इमरजेंसी नहीं लगा सकता। तो ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी एनी टाइम दैट द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशंस डिसअप्रूविंग द प्रोक्लेमेशंस आर इट्स कंटिन्यूअस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोक्लेमेशन को रिमूव करने के लिए, रिवोकेशन करने के लिए किसी भी तरह वो इशू नोटिस कर सकता है। इसको लोकसभा, इस रेजोल्यूशन को लोकसभा के द्वारा या तो डिसअप्रूव किया गया हो या कंटिन्यूएशंस के लिए अप्रूव किया गया हो, तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट इशू नोटिस करेगा कोई भी जो इमरजेंसी है उसको हटाने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो सी नंबर जो आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 देन इट्स प्रोक्लेमेशंस। यहाँ पर कहा गया है यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 360 के तहत, तो क्या होगा, मे बी रिवोक्ड और वेरीड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशंस। एक नए प्रोक्लेमेशंस के द्वारा इसको रद्द किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है इसमें, ये सही है। shall be ceased to operate at the expirations of 2 months unless before the expirations of that period it has been approved by the resolutions of the both houses of parliament। ये 2 महीने में समाप्त हो जाएगा अगर इसको अप्रूव्ड नहीं किया जाता दोनों हाउसेस के द्वारा। अगर दोनों हाउसेस के द्वारा नहीं अप्रूव किया जाता तो ये अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सेकंड भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, यानी जब इमरजेंसी लगी हुई है, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कम इनटू ऑपरेशन till an order is issued by the president specifying the right which are suspended। तो आर्टिकल 359 अपने आप ऑपरेशंस में नहीं आता, लागू नहीं होता जब तक कि प्रेसिडेंट कोई भी इस तरह का ऑर्डर इशू ना करे कि आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है। तो अपने आप आर्टिकल 359 ऑपरेशंस में नहीं आता, यानी कि इसको ऑपरेशंस में डालने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डर इशू करना होता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। While a proclamation of emergency in operations, Article 358 makes that the restriction imposed by Article 19 non-existent अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि आपके जो आर्टिकल 19 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगी। ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। तो प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है किसी स्टेट में तो क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्या परिणाम होता है, आपको इनमें से बताना है कौन सा नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो पहला क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व नहीं होती यानी भंग नहीं होती, ये नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। द रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिमूव हो जाते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, ये बात सही है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज जो होती है उनको डिजॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी नेसेसरी नहीं है जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो। टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट, तो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाता है, उसके हाथों में दे दिया जाता है, यानी यूनियन गवर्नमेंट देखती है स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात सही है। तो यहाँ पर नॉट नेसेसरी स्टेटमेंट पूछे थे, तो यानी फर्स्ट और थर्ड जो हो, तो यानी कि बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट देन। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जो आर्टिकल 356 में दिया गया है, यानी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करता है किसी भी स्टेट में, तो क्या होगा। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, तो स्टेट की असेंबली डिजॉल्व नहीं होती बल्कि सस्पेंड होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता बल्कि ये नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड होता है, ना कि आर्टिकल 356 के द्वारा जो प्रेसिडेंट रूल लगता है या इमरजेंसी इंपोज की जाती है उसके द्वारा। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। पार्लियामेंट एज्यूम द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो कानून बना सके, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग द दैट स्टेट, तो प्रेसिडेंट लॉ नहीं बनाते बल्कि पार्लियामेंट बनाती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सी है और आपका करेक्ट आंसर भी यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड, जब अगर इमरजेंसी लगाई गई है, इशू की गई है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352 के तहत, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट आर ऑटोमेटिकली सस्पेंड, तो सभी फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते, केवल आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट दिया है वही आर्टिकल सस्पेंड होते हैं, और आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। तो यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन है यानी द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंड, जो आर्टिकल 352 के 58 के तहत ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। अदर्स फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, यानी 20 और 21 के अंदर जो आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनको छोड़कर अदर जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, एक ऑर्डर जो प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाता है उसके तहत। तो यहाँ पर सी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड करना है जो नीचे दिए गए हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 356, यानी स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है, कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 1 ईयर, तो 1 साल से अधिक कब कंटिन्यू रह सकती है, वह उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट सर्टिफाइड दैट द सिचुएशन इन द स्टेट इज वेरी सीरियस, हाई कोर्ट इस बात को सर्टिफाई कर दे कि जो स्टेट की सिचुएशन है वो अभी वेरी सीरियस है, सही हालात सही नहीं है स्टेट में। द गवर्नर ऑफ स्टेट सर्टिफाइड दैट द लॉ एंड ऑर्डर इन सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, या जो गवर्नर है ने राज्यपाल स्टेट्स के हैं वो इस बात को सर्टिफाई कर दे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट्स की वो अभी कंट्रोल में नहीं है, तो भी इमरजेंसी रह सकती है आगे। या द इलेक्शंस कमीशन सर्टिफाइड दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्शंस टू द असेंबली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई कर दे इस बात को कि स्टेट में अभी इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते असेंबली इलेक्शंस। या द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड अबाउट द ग्रेव सिचुएशन इन द स्टेट
थ्रू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, या प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के तहत कि जो स्टेट की सिचुएशंस है वो अभी नॉर्मल नहीं हुई है। तो इनमें से किस कंडीशंस में 1 साल से अधिक के लिए इमरजेंसी बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, इलेक्शन कमीशन इस बात को सर्टिफाई कर देता है कि अभी स्टेट में असेंबली इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, तो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है स्टेट में, प्रेसिडेंट रूल है, उसको 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो अंडर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट का जो रूल है उसको नॉर्मली कंटिन्यू किया जा सकता है मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, लेकिन इसको 1 साल से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। वो 2 कंडीशंस है, या तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो इंडिया में, पूरे इंडिया में या किसी भी पार्ट में इंडिया के, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई कर देता है इस बात को कि स्टेट की जो असेंबली इलेक्शंस है उसको अभी नहीं कंडक्ट किया जा सकता। इन दोनों कंडीशंस में नेशनल जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टेट फेल्स टू इम्प्लीमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस गिवन बाय यूनियन अंडर आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर स्टेट फेल हो जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दिया जाता है यूनियन के द्वारा आर्टिकल 256 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, तो क्या होगा? पार्लियामेंट में कंपेल द स्टेट टू एग्जीक्यूट द सेड डायरेक्शंस। पार्लियामेंट स्टेट को इसके लिए बाध्य कर सकता है कि वो जो डायरेक्शंस है उनको एग्जीक्यूट करे स्टेट। दूसरा ऑप्शन दिया है, गवर्नर में डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो राज्यपाल है वो स्टेट की जो असेंबली है उसको डिजॉल्व कर सकता है। या द प्रेसिडेंट में प्रेज्यूम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट हैज फेल। प्रेसिडेंट इस बात को मान लेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में वो फेल हो चुकी है। या द प्रेसिडेंट में इम्पोज द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इमरजेंसी लगा सकता है। तो आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, वो स्टेट में नहीं लगाई जाती, यानी स्टेट की जो मशीनरी है जब फेल होती है तो वहाँ पर नहीं लगाई जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्रेसिडेंट इस बात को मान लेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है स्टेट में वो फेल हो गई है अगर यूनियन के जो डायरेक्शंस है उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टेट फेल हो जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड ऑन रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट ओनली, दिस प्रोविजन हैज बीन एडेड। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लगाया जा सकता है, और तभी लगाया जा सकता है जब तक उसको रिटन एडवाइस ना मिली हो कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट के द्वारा अगर रिटन एडवाइस मिली है तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। तो ये प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में ऐड किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 व्हेन लोकसभा स्टैंड्स डिजॉल्व बाय टू बी अप्रूव्ड बाय। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आर्टिकल 352 के तहत प्रोक्लेमेशन किया जाता है, इमरजेंसी को इमरजेंसी लगाई जाती है, तो लोकसभा डिजॉल्व है उस समय, तो क्या क्या कंडीशंस होगा, कैसे उसको अप्रूव्ड किया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया जाएगा और ये कंटिन्यू रहेगा कब तक? जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, और नई लोकसभा गठन होने के बाद अगर जब उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है उसके 30 दिन के अंदर, फर्स्ट मीटिंग से 30 दिन के अंदर नई लोकसभा को इसको अप्रूव करना होगा, तब तक जो है तो इमरजेंसी लगी रह सकती है। तो यहाँ पर ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो क्या ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस नहीं है, पूछा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया गया है, सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज कन्फर्म बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो 20 और 21 के तहत जो आर्टिकल दिए गए हैं फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं, उसके अलावा सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, ये इनकरेक्ट है। केवल आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, ना कि सभी सस्पेंड होते, तो यही ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर
to issue the direction to any state as the manner in which its executive power हैज टू बी एक्सरसाइज। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है तो वो डायरेक्शन दे सकता है किसी भी स्टेट को कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल किया जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया था एक्सटेंशन ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेकिंग लेजिस्लेचर इन रिगार्ड द आइटम ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के जो आइटम हैं उसमें पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है, ये पावर भी पार्लियामेंट के पास आता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट था। और आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए रहते हैं वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉट कॉन्सिक्वेंस पूछा था तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है ए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा फंड इमरजेंसी प्रोविजंस पे वीडियो। एमसीक्यूज के तहत हमने इमरजेंसी प्रोविजंस के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको समझने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिलती है, डेली एमसीक्यूज होते हैं जिससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिट्स भी होगा। धन्यवाद, थैंक यू।